जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है राजस्थान हत्याकांड के आरोपी का बीजेपी कनेक्शन आया सामने। उसी के साथ खबर आ रही है आर माधवन की रॉकेटरी को फ्लॉप करने की हुई साजिश। साथ ही खबर में जानेंगे कैप्टन पर फिर दांव खेलेगी भाजपा, बना सकती है उपराष्ट्रपति। साथ ही खबर में जानेंगे नुपुर शर्मा के कारण ही बिगड़ा देश का सांप्रदायिक माहौल, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। साथ ही खबर आ रही है कि मुंबई, सूरत और जूनागढ़ हुए पानी। साथ ही असम में बाढ़ से हालात बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं, कई लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 3 जुलाई 2022 और दिन हो चुका है रविवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज का बीजेपी कनेक्शन आया सामने। नेता प्रतिपक्ष कटारिया के साथ फोटो, अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य ने पार्टी कार्यकर्ता भी बताया। जी हाँ दोस्तों, इनकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी कनेक्शन अब सामने आया है हत्याकांड, राजस्थान में जो हत्याकांड हुआ है उसके आरोपी का। अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके ये रेगुलर सदस्य भी है, ऐसी भी खबरें आ रही है। दरअसल उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। एक तस्वीर में वह भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर 2018 की है। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े एक कार्यकर्ता का एक पुराना पोस्ट भी सामने आया है। उसमें उसने रियाज को भाजपा का कार्यकर्ता बताया है। उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है कि कन्हैया लाल मर्डर का मुख्य आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या इसी कारण केंद्र ने जल्दबाजी में एनआईए को इसकी जांच सौंप दी है? बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे कैसे हुई थी अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या। भाई महेश कोले ने बताया पूरा घटनाक्रम। जी दोस्तों, ऐसी एक हत्या अमरावती से भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून को हुई केमिस्ट उमेश कोले 54 साल जिनकी उम्र थी, उनकी हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए को सौंप दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि अब एनआईए केमिस्ट उमेश कोले की हत्या के पीछे की साजिश की छानबीन करेगी। इस बीच उमेश कोले के भाई महेश कोले ने समाचार एजेंसी एएनआई को वारदात के बारे में कई जानकारियां भी दी है। बढ़ती अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.8% हो सकती है भारत की औसत खुदरा महंगाई दर। जी हाँ दोस्तों, अब 2023 में औसत खुदरा महंगाई दर से रिलेटेड खबर आ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की खुदरा महंगाई दर पिछले वर्ष के 5.5% की तुलना में 6.8% औसत रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। इसमें कहा गया है कि घरेलू खाद्य उत्पादन पर इस साल की हीट वेव का प्रभाव, उच्च अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इनपुट लागत के कारण महंगाई दर में व्यापक आधार पर वृद्धि होगी। बढ़ते अगले समाचार की और इस समाचार में जानेंगे गुजरात पुलिस ने तीस्ता, सीतल, वाड़ और आरबी श्री कुमार की नहीं मांगी रिमांड। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुजरात पुलिस ने शनिवार को आरोपी तीस्ता, सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार की रिमांड बढ़ाए जाने की मांग नहीं की है। गुजरात पुलिस ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट से तीस्ता, सीतलवाड़ को न्यायिक हिरासत में भेजने को कहा। नतीजतन अदालत ने तीस्ता, सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मालूम हो कि गुजरात दंगों को लेकर मनगढ़ंत साक्ष्य गढ़ने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में तीस्ता और श्री कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुजरात पुलिस का विशेष जांच दल इस मामले की जांच कर रहा है। अहमदाबाद पुलिस ने पिछले महीने 2002 के दंगे मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप में तीस्ता, सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे एक्टर साकेत की चितले को पुलिस कस्टडी में किया गया मोलेस्ट। किसी ने साड़ी का पल्लू गिराया तो किसी ने की छेड़छाड़। मराठी एक्ट्रेस
केतकी चितले काफी समय से कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। एक्ट्रेस उस वक्त खबरों में छा गई थी जब उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। केतकी ने एनसीपी चीफ के सरनेम पवार पर एक कविता फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसे लेकर वे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई थी और बाद में एफआईआर के चलते अरेस्ट भी हो गई थी। कई दिनों की जेल काटने के बाद केतकी को बीते 22 जून को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस ने अब अपनी गिरफ्तारी के दौरान हुई कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का जिक्र किया है जो उनके साथ पुलिस हिरासत में घटी थी। तो कई ट्वीट भी इन्होंने किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। सेना की नॉर्दर्न कमांड में निकली 79 ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती, ऑफलाइन आवेदन। तो सेना में ग्रुप भर्ती सी भर्ती या सिविलियन की सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड में ग्रुप सी सिविलियन के कुल 79 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। नॉर्दर्न कमांड मुख्यालय द्वारा रोजगार समाचार सप्ताह 2 से 8 जुलाई 2022 में जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार ट्रेड्समैन, मैट, बार्बर, चौकीदार, कुक, वॉशरमैन, सफाई वाली, वार्ड सहायिका, एलसीडी मैसेंजर, सफाई वाला के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 29 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। तो असम में बाढ़ के कारण गंभीर हालात है। इसके कारण राज्य भर में तबाही की स्थिति है। बाढ़ से असम के 30 जिलों में 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घर जलमग्न हो गए हैं, फसलें डूब गई है, महीनों से वो सो नहीं पाए हैं। बीते 24 घंटों में 8 और लोगों की मौत हो गई है। 29 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 159 हो गई है, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली है, जिससे लापता लोगों की संख्या कुल 36 हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम इस राज्य में अभी भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे कन्हैयालाल हत्याकांड के हत्यारों को एनआईए कोर्ट ने रिमांड पर सौंपा, वकीलों ने की मारपीट। तो राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल के 2 हत्यारों सहित 4 लोगों को जयपुर में एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें एनआईए को पूछताछ के लिए 10 दिन के रिमांड पर भेजा है। एनआईए ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगा था। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल एनआईए की टीम चारों को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार दोपहर में जयपुर लेकर पहुंची। कन्हैयालाल की हत्या के मुख्य आरोपी तो मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के साथ ही उनका सहयोग करने वाले मोहसिन और आसिफ को भी एनआईए के रिमांड पर सौंपा गया। देखते अगले समाचार, इस न्यूज अपडेट में जानेंगे भाजपा की तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर है निगाह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से बनेगी रणनीति। तेलंगाना में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बार हैदराबाद में आयोजित की है। इस बैठक में देश भर के 340 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद में इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में 2018 में चुनाव हुए थे। यहां पर राज्य के गठन के बाद से ही चंद्रशेखर राव की सरकार है दोस्तों। तो दिसंबर 2023 से पहले यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। 119 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल चंद्रशेखर राव की टीआरएस पार्टी का दबदबा है। देखते अगले समाचार, इसमें जानेंगे नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई विवादित टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कोलकाता के 2 थानों की तरफ से समन भेजकर हाजिर होने का निर्देश दिया है। नुपुर ने अपनी जान को खतरा बताकर पेशी के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था। इसी बीच शनिवार को कोलकाता पुलिस की ओर से नुपुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि वह देश से बाहर न जा सके। बताते चले कि नुपुर के खिलाफ कोलकाता समेत बंगाल के विभिन्न थानों में 10 प्राथमिकी दर्ज है। लुकआउट नोटिस अब नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जारी कर दिया है ताकि वो देश छोड़कर बाहर न जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे 3 सप्ताह की गिरावट के बाद $2.73 बिलियन बढ़ा भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार। 3 सप्ताह की गिरावट के बाद भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार
$2.73 अरब बढ़ गया है। 24 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.734 बिलियन बढ़कर $593.323 बिलियन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे पीएम नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पंजाब के फिरोजपुर आएंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, फिलहाल दिन और समय तय नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी पीजीआई प्रोजेक्ट के लिए फिरोजपुर आएंगे। प्रधानमंत्री के फिरोजपुर आने से एक बार फिर लोगों की उम्मीदें जगी है। नशे और बेरोजगारी से जूझ रहे जिले के लोगों को पीजीआई प्रोजेक्ट से रोजगार मिलने से राहत मिल सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इसमें जानेंगे अमरावती में केमिस्ट के हत्या मामले में 5 गिरफ्तार। उदयपुर की घटना से पहले महाराष्ट्र में एक हत्या हुई थी। अमरावती में बीते महीने रात को दुकान बंद कर लौट रहे 54 साल के केमिस्ट की हत्या कर दी गई। पुलिस को संदेह है कि केमिस्ट ने भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन किया था और इसलिए ही उसकी हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि केमिस्ट ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया था। उमेश प्रहलाद राव कोले नाम के केमिस्ट की 21 जून को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे उद्धव गुट फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मांगा शिंदे सहित 15 बागी विधायकों का निलंबन। तो महाराष्ट्र में भले ही उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई हो और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार ने राज्य की कमान संभाल ली हो, लेकिन राजनीतिक और कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। उद्धव ठाकरे गुट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की, जिसमें एकनाथ शिंदे सहित 15 बागी विधायकों को निलंबित करने और सदन में मतदान करने से रोकने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि इन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित है, इसलिए इनके सदन में जाकर मतदान करने पर रोक लगानी चाहिए। बढ़ते अगले समाचार की ओर, इसमें जानेंगे माधवन की फिल्म रॉकेटरी को फ्लॉप कराने की साजिश, सिनेमाघरों में शनिवार तक नहीं लगे पोस्टर। तो केंद्र की सत्ता में रही यूपीए सरकार के समय में 1994 में साजिशन जासूसी कांड में फंसाए गए अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की बायोपिक की हर तरफ खुलकर तारीफ हो रही है। जो लोग भी फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, वे इस फिल्म की न सिर्फ अपने मित्रों के बीच बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म देखने वालों को समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिर इस फिल्म के पोस्टर सिनेमाघरों में क्यों नहीं लगे हैं। सिनेमाघरों के कर्मचारियों का कहना है कि फिल्म के पोस्टर इसके वितरक ने भेजे ही नहीं और फिल्म के हिंदी संस्करण को उत्तर भारत में वितरित करने वाली कंपनी यूएफओ मूवीज के अधिकारियों को इसकी जानकारी ही नहीं है। तो इस पर बता दें कि अंतरिक्ष विज्ञानी नंबी नारायण की बायोपिक रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट दिल्ली यूपी वितरण क्षेत्र के सिर्फ 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। दिल्ली में निर्माण विहार स्थित सिनेपोलिस सिनेमाघर में फिल्म देखने पहुंचे दर्शक इस बात को लेकर हैरान हो गए कि सिनेमाघर में इस फिल्म के पोस्टर ही नहीं लगे। इस बारे में वहां मौजूद कर्मचारी से पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि जो फिल्म आने वाली होती है उन्हीं का पोस्टर लगाते हैं। मतलब कि सिनेमाघरों में काम कर रहे कर्मचारी तक को नहीं पता कि उनके यहाँ फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट रिलीज हो चुकी है। इन सिनेमाघर में आने वाली फिल्मों के पोस्टर जहां लगे होते हैं वहां भी हफ्ते भर पहले तक रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के कोई पोस्टर नहीं लगे थे। तो लखनऊ से भी ऐसा मामला सामने आया है। इस पर अब एक्टर ने ये कहा है कि मुझे इस बारे में पता नहीं, लेकिन मैं यूएफओ मूवीज से जरूर बात करूंगा। तो नंबी नारायण को फ्लॉप कराने की साजिश का भी एक मुद्दा सामने आया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे पंजाब में कैबिनेट विस्तार जल्द संभव, 5 विधायक बन सकते हैं मंत्री, हिंदू और एक महिला चेहरे के शामिल होने की संभावना। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ही अपना पहला कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार कम से कम 5 विधायकों को मंत्री बना जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। 5 और मंत्रियों के शामिल होने से मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट की संख्या मुख्यमंत्री समेत तब 15 हो जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में कुल 18 मंत्रियों की क्षमता है। वर्तमान में पंजाब कैबिनेट में 9 मंत्री है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, समाचार में जानेंगे मनसे को भी मिल सकती है नई सरकार में जगह, राज ठाकरे के शिंदे को बधाई देने के बाद अटकलों का दौर शुरू।
महाराष्ट्र के सियासी संकट खत्म होने के बाद अब सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने डिप्टी सीएम बनने के लिए फडणवीस को बधाई दी और सरकार में मुख्यमंत्री से नीचे का पद लेने के लिए उनका अभिनंदन किया। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राज ठाकरे की मनसे को प्रस्ताव मिला है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के पद के लिए नामांकन भरे गए। महाविकास आघाड़ी की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए राजन साल्वी, जबकि भाजपा की तरफ से राहुल नार्वेकर का नाम आगे बढ़ाया गया है। 3 जुलाई को स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। बढ़ते अगली खबर की और इसमें जानेंगे गृह मंत्रालय ने FCRA के नियमों में किया बदलाव। विदेश में बसे रिश्तेदार बिना प्रतिबंध 10 लाख रुपए तक भेज सकेंगे। FCRA को लेकर खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया है, जिससे अब भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से 1 वर्ष में 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए तक थी। बढ़ते अगली खबर की और इसमें जानेंगे अमरावती हत्याकांड की NIA करेगी जांच। नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर रेत दिया था गला। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को महाराष्ट्र के अमरावती के केमिस्ट की हत्या की जांच के आदेश दिए हैं। अमरावती के केमिस्ट उमेश भोले ने सोशल मीडिया में निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। उसके बाद उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई थी। 21 जून को उनकी हत्या हो गई। NIA यह पता लगाएगी कि कहीं अमरावती की इस हत्या का संबंध उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की हत्या से तो नहीं जुड़ा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे महाराष्ट्र की सत्ता बदलते ही क्या वाकई रफ्तार पकड़ेगी मुंबई अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन। तो महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद अब जल्द ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में भूमि अधिग्रहण का काम काफी समय से लटका हुआ है। उद्धव सरकार पर प्रोजेक्ट की फाइल लटकाने का आरोप भी लग रहा है। सरकार बदलने के बाद अब प्रोजेक्ट का काम जल्दी शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र की रेल राज्य मंत्री ने भी उम्मीद जताई है कि इसे लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। माना जा रहा है कि शिंदे सरकार आने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की राह में आ रही मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में नहीं पहुंचे CM KCR। बीजेपी ने कहा अपमान करना KCR का पुराना हथकंडा। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है और हिस्सा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यहां पहुंचे हैं। विचित्र बात यह रही कि इस मौके पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव हवाई अड्डा नहीं पहुंचे, बल्कि पार्टी के एक सांसद को PM के स्वागत में एयरपोर्ट भेज दिया। हालांकि मुख्यमंत्री खुद विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे। कार्यकारी बैठक से पहले राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री बीजेपी नेताओं पर हमलावर है। वे कटाक्ष में उन्हें बिरयानी और ईरानी चाय की पेशकश कर रहे हैं। बैठक को देखते हुए हैदराबाद की सड़कों पर विरोध में होर्डिंग्स लगाई गई है। कई पोस्टरों में बाय बाय मोदी, अब बस करो और बहुत हो गया मोदी लिखकर सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है। तो नहीं छिपेगी KCR की भ्रष्ट राजनीति, ऐसा भी बीजेपी की तरफ से बयान आया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, इसमें जानेंगे तेलंगाना की सरकार गिरा कर दिखाए मोदी, मैं केंद्र की सरकार गिरा दूंगा। CM चंद्रशेखर राव ने बीजेपी को दी चुनौती। महाराष्ट्र के सिंहासन पर काबिज होने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब दक्षिणी राज्यों खासकर तेलंगाना पर है। यहाँ पार्टी की बैठक होनी है। इस बैठक से ठीक पहले राज्य में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव ने यह दावा किया है कि मैं राज्य में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के बाद अब तेलंगाना में सत्तासीन TRS की सरकार गिराने का वक्त आ गया है। इसको लेकर राव ने बीजेपी को सख्त लहजे में चुनौती दी है। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में अपनी सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मैं इंतजार करूंगा, ऐसा चंद्रशेखर राव ने कहा है। KCR ने दावा किया है कि हैदराबाद में मौजूद कुछ केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के बाद अब तेलंगाना में TRS की सरकार गिराने का वक्त आ गया है। KCR ने कहा है कि ठीक है, हमारी सरकार गिरा दीजिए, मैं भी इस पल का इंतजार करूंगा ताकि मैं आजाद हो जाऊं और इसके बाद केंद्र की सरकार गिरा दूं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुष्प्रचार और झूठ को बताया बीजेपी RSS की नींव।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को अपने निशाने पर लिया है। 3 दिवसीय केरल प्रवास पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार दोपहर को ट्वीट कर कहा कि दुष्प्रचार और झूठ ही बीजेपी आरएसएस की नींव है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को नफरत की आग में झोंककर हाथ सेकने वाली बीजेपी आरएसएस का इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देशद्रोही चाहे जितना तोड़ने का काम कर ले, कांग्रेस उससे ज्यादा भारत जोड़ने का काम करती रहेगी। दुष्प्रचार और झूठ ही भाजपा आरएसएस की नींव है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कैप्टन बन सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। अरमिंदर को एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाने की तैयारी। इस महीने बीजेपी में मर्ज होगी उनकी पार्टी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। यह चर्चा कैप्टन के अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को भाजपा में मर्ज कराने की तैयारी के बाद तेज हो गई है। कैप्टन के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अच्छे संबंध है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी मर्ज करने के साथ उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होगा। कैप्टन इलाज के लिए अभी लंदन में है, उनकी सर्जरी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे 20 घंटों में 8 इंच बारिश। सौराष्ट्र से दक्षिण गुजरात पहुंचे मानसून ने शुरुआती 2 दिनों में ही डायमंड सिटी को कर दिया तरबतर। तो सूरत हो चुका है पानी पानी। गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करने के 2 सप्ताह के बाद मानसून दक्षिण गुजरात पहुंच गया। शुक्रवार को पूरे सूरत जिले में झूमकर बरसात हुई। शहर में गुरुवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार रात तक चलता रहा और 20 घंटों में 8 इंच पानी बरसा, जिससे शहर की सड़कें तालाब बन गई। जगह जगह पानी नजर आने लगा। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे 3 घंटे में 4 इंच बारिश। जूनागढ़ जिले में मूसलाधार बरसात का दौर जारी। 3 तहसीलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो जूनागढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं जिले में आज सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। मणावदर तहसील में 3 घंटे में 4 इंच, वंथली में 3 इंच और जूनागढ़ शहर में 2 इंच बरसात हो गई। इससे तीनों जगह जल भराव के हालात बन गए हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इसमें जानेंगे उज्जैन में भी तेज बारिश। निकाय चुनाव के मतदान केंद्र में बारिश का पानी घुसा। तो उज्जैन से खबर आ रही है, जिले में 3 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर शनिवार को तेज बारिश शुरू हो गई थी। बीते दिनों से बारिश नहीं होने के चलते उमस और गर्मी का सामना कर रहे आम लोगों को बारिश से राहत जरूर मिली है। वहीं बारिश के कारण कई जगह पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। आने वाले निकाय चुनाव के लिए इंदिरा नगर में बनाया गया मतदान केंद्र भी बारिश के पानी से काफी प्रभावित हुआ और बारिश का पानी इस मतदान केंद्र में घुस गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे चीफ जस्टिस ने राजनीतिक दलों पर कसा तंज। बोले पार्टियां चाहती है कोर्ट उनके एजेंडे को सपोर्ट करे, हम सिर्फ संविधान के प्रति जवाब दे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बयान दिया है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र और संविधान के प्रति जवाबदेह बताया है। सीजेआई ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि हर कोई कार्यवाही में कोर्ट उनके हक में फैसला करे। वहीं विपक्षी दल भी न्यायपालिका से अपने एजेंडे को बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। सीजेआई ने ये बातें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मान समारोह के दौरान कही। सीजेआई ने संस्थानों को लेकर निराशा जताई है, चिंता भी जताई है। चीफ जस्टिस ने देश के अलग अलग संस्थानों की भूमिकाओं पर निराशा जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग संविधान की तरफ से अलग अलग संस्थानों को सौंपी गई भूमिका और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाए हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे पाकिस्तान में वाईफाई पर इश्निंदा का आरोप। लोगों ने जमकर मचाई तोड़फोड़। सैमसंग के 27 कर्मचारी हिरासत में। इश्निंदा के नाम पर उत्पात फैला है। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को एक का वाईफाई पर इश्निंदा का आरोप लगा है। इसके बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ भी की। दरअसल कराची के स्टार सिटी मॉल में सैमसंग का वाईफाई डिवाइस लगाया गया है, जिसे लेकर आरोप है कि इसमें इश्निंदा की गई है। इस खबर को फैलते ही लोग भड़क गए और सैमसंग मॉल में तोड़फोड़ की। बढ़ता मामला देखकर कराची पुलिस ने सभी वाईफाई डिवाइसेस को बंद कर दिया और मोबाइल फोन कंपनी के 27 कर्मचारी को हिरासत में लिया। इसके अलावा उन्होंने इस डिवाइस को भी जब्त कर लिया, जिससे कथित रूप से इश्निंदा की गई थी। और तो इस खबर में जानेंगे पाकिस्तान के चुनाव में सिद्धू मूसेवाला के पोस्टर इमरान खान की पार्टी कर रही इस्तेमाल। लोकप्रियता भुनाने की कोशिश। तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में 17 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस प्रचार में
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ अपने पोस्टर में दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। इस पोस्टर में मूसेवाला के साथ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, वहां के लोकल लीडर्स भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तस्वीर के नीचे 295 भी लिखा हुआ है। यह उनका सबसे फेमस गाना है। दरअसल 295 आईपीसी की धारा है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उपयोग की जाती है। मूसेवाला का गाना भी इसी पर है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे रूस यूक्रेन जंग के बारे में। अमेरिका यूक्रेन को $82 करोड़ का हथियार देगा। ओडेसा में अपार्टमेंट हमले में अब तक 21 की हो चुकी है मौत। तो रूस और यूक्रेन की जंग का आज 128वां दिन है। लगातार 4 महीने से चल रही जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $82 करोड़ के अतिरिक्त हथियार इक्विपमेंट सप्लाई करने की घोषणा की है। इधर दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में शुक्रवार को अपार्टमेंट एक एंटरटेनमेंट सेंटर पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 3 बच्चों समेत 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ओडिशा के गवर्नर ने कहा कि यह पूरी तरह से रूस का आतंक है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अब जानेंगे क्या कुछ कहता है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान के शेष हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आने वाली कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।